The Search Report presents Talk of War, the final verdict with Girish Suri. नमस्कार, हमारे आज के मुख्य अतिथि हैं प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी। हिमाचल के 2 बार पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। 10वीं और 12वीं विधानसभा में इन्होंने हिमाचल का कार्यभार संभाला था। आज के समय में प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता होने के साथ साथ विपक्ष के नेता और एक बहुत ही गौरवान्वित पिता भी हैं। एक मंच जो अनुराग जी ने अपने काबिलियत से उसके स्तर को एक नए लेवल पे ले जाके अपनी जो एक ग्लोबल इमेज बनाई है वो अत्यंत सराहनीय है। तो आज का हमारा ये खास मुलाकात प्रेम कुमार धूमल जी के साथ। सर, सबसे पहला जानना चाहते हैं कि ये धूमल सरनेम आपके नाम के साथ कैसे जुड़ा सर? आप जैसे राजपूत क्लैन से हैं, ठाकुर हैं, अनुराग जी भी ठाकुर लिखते हैं, तो ये धूमल नाम का आविष्कार कैसे हुआ सर? वास्तव में ये शब्द है धुमाल। धुमाल जैसे जम्बाल, लगवाल, धुमाल हमारी कास्ट राजपूतों की धुमाल है। ओके सर। तो स्पेलिंग क्योंकि इंग्लिश में DHUMAL है, कोई धूमल बोलता है, कोई धुमाल, और प्रचलित हो गया मेरे प्रोमिनेंस में आने के बाद धूमल धूमल करके ही सारे बोलने लग पड़े। अपभ्रंश आप कह सकते हैं शब्द का हुआ है। बेसिकली एक गोत्र है जो चलता हुआ है। गोत्र नहीं, कास्ट, जात। राजपूत में एक क्लैन, राजपूतों में अलग अलग क्लैन्स हैं, हाँ जी, तो उसमें एक क्लैन धुमाल का है। ओके सर। तो उसको बस जैसे प्रोनाउंस करना शुरू हुआ। जब मैं पहली बार सांसद बना था तो स्पीकर महाराष्ट्र से थे, डिप्टी स्पीकर शिवराज पाटिल, तो वो धुमाल ही बोलते थे। अडवाणी जी भी धुमाल ही बोलते थे, अटल जी धूमल बोलते थे। तो इस तरह करके अलग अलग नेताओं ने जैसे बोला हो वैसे प्रचलित होता गया। अब प्रचलित धूमल ही हो गया सर। हाँ, स्पेलिंग जो है वो DHUMAL है। सर, पिछले काफ़ी समय से हिमाचल में पहले भी राजनीति में तो प्रतिकार चलता ही रहता है, आरोप प्रत्यारोप चलते ही रहते हैं। राजनीति में ये कुछ नई चीज़ नहीं है, लेकिन पिछले कुछ समय से ये 2 परिवारों की जो एक प्रतिस्पर्धा है, और अनुराग जी को क्रिकेट की वजह से काफ़ी कंट्रोवर्सी में डाला जाता है, और हाल ही में आपकी और वीरभद्र सिंह के परिवार में आपस में जो आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं सर, ये इसका मूल कारण क्या है और आपको क्या लगता है कि ये कब ख़त्म होगा सर? मुझे लगता है कि उनको जो गलतफहमी है कि उनकी समस्याएं हमारे कारण हैं, जिस दिन वो गलतफहमी दूर होगी उस दिन इस समस्या का समाधान हो जाएगा। वो इस बात को नहीं समझ रहे कि 2009 से 2012 तक जब वो केंद्रीय मंत्री थे और स्टील मिनिस्टर होने के नाते उसमें जो कुछ हुआ, जो इस्पात उद्योग में छापे पड़े और उसके बाद जो डायरी सामने आई, जो चर्चाएं हुई, उससे ये प्रारंभ हुआ। उस समय केंद्र में सरकार भी उनकी थी, केंद्र में मंत्री भी वो थे, और उसी दौरान उनके सेब के बागीचों की आमदन भी कई गुना बढ़ गई। तो ये FIR, ये PIL, ये केस सारा तब हुआ जब केंद्र में UPA सरकार थी। हमारी सरकार के समय कुछ नहीं हुआ। इसमें हमारी सरकार के समय केवल एक लीगल प्रोसेस से चला हुआ था, वो चलता रहा, अपनी स्लो स्पीड से चलता रहा। लेकिन मानव स्वभाव है, अपनी कमी को कभी कभी नहीं मानते, और हमें अपनी गलतियों के लिए, अपनी असफलताओं के लिए कमी कहीं दूसरे में ढूंढते हैं। यही प्रयास वो कर रहे हैं। वो समझ नहीं रहे। पहले कहते थे कि धूमल इररेलेवेंट हो गए, इनको कोई पूछता नहीं। अब कहते हैं ED और CBI मेरे कहने पे काम करती है। तो इस तरह का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जब तक ऐसी गलतफहमी आदमी पाले रखेगा, और मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ, जो बार बार वो तुलना कर देते हैं कि शांता कुमार बड़े शालीन हैं। हाँ जी सर, हाल ही में उन्होंने रिसेंटली भी कहा था कि हाँ, उनके समय में शालीन राजनीति चलती थी। तो मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ, विधानसभा के रिकॉर्ड वो निकाल के देखे, जिसमें उन्होंने कहा, शांता कुमार ने कहा था स्टेटहुड मारूटहुड, 35,000 IPS के कर्मचारी निकाल दिए, बागवानों पे गोली चला दी, मंडल का आयोग की रिपोर्ट्स को दबा दिया, उसके खिलाफ आंदोलन चला तो उसका प्रतिरोध किया। तो जब तक चुनौती शांता कुमार जी से थी तब तक शांता कुमार ठीक नहीं थे, और जब चुनौती हमसे है तो शांता कुमार ठीक है। अगर शालीन उनको मानते हैं तो पिछले सप्ताह शांता कुमार ने कहा वीरभद्र सिंह को इस्तीफा दे देना चाहिए।
तो शालीन आदमी की बात मान लें, बुरे की नहीं माननी तो हम बुरे हैं, शालीन बोल रहा है कि छोड़ दो। तो कुल मिला के सुविधा के तर्क एक मानव स्वभाव बन गया है कि जिसको जैसी सुविधा लगती है वैसा तर्क दे देता है। और उनकी समस्याओं का कारण उनका अपनापन है, अपना परिवार है, अपने लोग हैं, अपनी क्रिएटेड समस्याएं हैं, जिसको लिए दोष कहीं और देना चाहते हैं। हमने तो उनके बागीचे में बागवानी नहीं की, हमने तो उनके एग्रीमेंट बैक डेट में साइन नहीं किए, हमने तो उनकी जो इनकम टैक्स रिटर्न्स हैं वो 3 साल के बाद रिवाइज करके फाइल नहीं की। आखिर ये सारी बातों को जब तक वो इन तथ्यों को समझेंगे नहीं और ईमानदारी से उस पर विचार नहीं करेंगे, तब तक मैं मानता हूँ कि वो उनकी गलतफहमी दूर नहीं हो सकती। हमने उन पर कोई मुकदमा नहीं बनाया। एक बात वो और कहते हैं सीडी मुकदमे की, उसमें मैं स्पष्ट करना चाहूँगा आपके माध्यम से दर्शकों को भी कि 2007 जून में हिमाचल प्रदेश से हमीरपुर संसदीय क्षेत्र का बाई इलेक्शन हुआ। मैं बीजेपी का उम्मीदवार था। उसमें इनके कैबिनेट मंत्री रहे इनके विधायक मेजर मनकोटिया ने एक सीडी धर्मशाला में जारी की चुनाव से 2 दिन पहले, जो मैंने देखी भी नहीं थी। और उस सीडी के ऊपर इनके ऊपर जो इल्ज़ाम लगे उसके माध्यम से, उसके बाद में इन्होंने जून 2007 में, तब ये मुख्यमंत्री थे, हाई कोर्ट में गए इनकी धर्मपत्नी और वहाँ मुकदमा किया और स्टे लिया हाई कोर्ट से कि इस सीडी को बीजेपी वाले प्ले ना करें। और स्पेसिफिकली बाय नेम कहा कि शांता कुमार, प्रेम कुमार धूमल और जयराम ठाकुर जो उसमें अध्यक्ष थे, इनको इस पे पाबंदी लगाई जाए कि वो इसको प्ले ना कर सकें। हाई कोर्ट ने वो पाबंदी लगाई। जो पिटिशनर थे दूसरे, उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि सीबीआई इसकी जांच करे। वहाँ इनके एडवोकेट जनरल ने वादा किया कि हम विजिलेंस से जांच करवाएंगे, हमारी विजिलेंस कॉम्पिटेंट है। और उन्होंने विजिलेंस को भेज दिया। इनके मामले में वो विजिलेंस को, कि हम तो 2007 के दिसंबर 30 को सत्ता में आए, तो तब तक वो विजिलेंस को जा चुका था, इंक्वायरी हो चुकी थी, कोर्ट में मामला था। इसलिए इस बात को भी अब कहना कि हमने वो किया, अरे पैसे तुमने लिए, सीडी में रिकॉर्डिंग आपकी हुई, आपने ही ये कहा कि हम मेरी वॉइस नहीं है, आपने एफिडेविट दिए, बाद में CFSL से प्रूव हुआ कि आपकी वॉइस है। ये सारी बातें, मेरा कहने का भाव यही है कि इनको जो कुछ इन्होंने किया धरा है उसको भुगत रहे हैं, लेकिन दोष दूसरों को दे रहे हैं। और वो सेम आरोप आप पे लगाते हैं सर? ये मैंने कहा ना, दोष दूसरों को दे रहे हैं कि आप कहते हैं 89 के चुनाव में पैसे की बात हुई थी जो सीडी में है। सीडी का मामला तुम्हारी इनकी अपनी गवर्नमेंट के टाइम यही लेके गए कोर्ट में मामला था तो कोर्ट में रहा, हमने तो उसमें कुछ नहीं किया। या अब ये दिल्ली वाला जो मामला है, इसमें हमने क्या नया किया है? जो कुछ है उन्होंने किया। और वैसे भी प्रदेश का कोई व्यक्ति ED और CBI में क्या कर सकता है, ये साधारण नागरिक भी जानता है। इसलिए लोगों का ध्यान बांटने के लिए, अपने आप को एक ऐसी दुनिया में, भ्रम की दुनिया में रहने के लिए कि हमने कुछ नहीं किया था, इस बात के लिए वो प्रयास कर रहे हैं, जो कि गलत है और निंदनीय है। सर, हमारी संस्कृति में, ख़ास तौर पे भारतीय संस्कृति में, एक बहुत परवरिश को बहुत स्ट्रेस दिया जाता है, एम्फेसिस दिया जाता है कि जिस प्रकार की हमारी फाउंडेशन बनती है, जिस प्रकार के हमें संस्कार मिलते हैं, बच्चे उस प्रकार से बड़े होते हैं। और जो अनुराग जी ने 2008 से लेकर आज तक कर दिखाया है, क्योंकि 2008 से पहले तो वो सिर्फ क्रिकेट में सक्रिय थे, राजनीति में उनका रुचि नहीं थी, तो हमने ये अनुराग जी के समक्ष भी अपनी भावनाएं प्रकट की थी कि प्रदेश की जनता को, युवाओं को और देश में काफ़ी लोगों को लगता है कि आप एक बहुत ही भाग्यशाली पिता हैं। क्या आपको भी गर्वान्वित फील होता है सर? डू यू फील प्राउड टू बी फादर ऑफ अनुराग ठाकुर? ही गॉट अ प्लेटफॉर्म, मतलब उन्हें पहला प्लेटफॉर्म आपके थ्रू जरूर मिला सर, लेकिन उन्होंने अपनी काबिलियत से, अपनी क्षमता से उसको एक बहुत ही उच्च स्तर पे लेके अपनी एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय इमेज भी बनाई, और आज वो हमारे देश को, भारत देश को एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो डू यू फील लाइक अ प्राउड फादर सर? निश्चित तौर पे मैं बहुत गौरव महसूस करता हूँ, और इसमें मानता हूँ उनकी अपनी मेहनत है, अपना परिश्रम है। मुझे याद है 6ठी क्लास के बाद मैंने अनुराग पर कोई पैसा खर्च नहीं किया। 6ठी के बाद ही स्कूल की टीम में आ गए थे, वहीं से स्कॉलरशिप मिलता था।
और वो कैसे पढ़ते रहे, कैसे खेलते रहे, वो खुद उनकी अपनी मेहनत है। और पंजाब की रणजी ट्रॉफी में खेले थे। उसके बाद अंडर 16, अंडर 18, अंडर 19 में कूच बिहार ट्रॉफी उन्होंने जीती और वो कैप्टन रहे नॉर्थ जोन के। अनेकों उपलब्धियां थी खेल के मैदान की। और जब 2008 में भी बाई इलेक्शन होना था, तब मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पूछा आप कहाँ हो। मैंने कहा मैं शिमला में हूँ। तो उन्होंने कहा हमारी इलेक्शन कमेटी की मीटिंग है, लेकिन आपको आने की आवश्यकता नहीं है, हम खुद निर्णय करेंगे। ये निर्णय भी मेरी एब्सेंस में उनको टिकट देने का हुआ। और दूसरी बार जब 2009 में जनरल इलेक्शन आए, तो जो 5 लोगों के टिकट पहले दिन डिक्लेयर हुए थे बिना किसी कंसल्टेशन के, अपने आडवाणी जी के, जनरल तपेंद्र सिंह जो उत्तराखंड से जीते हुए थे, और अनुराग, ये 5 लोग जो थे इनके टिकट पहले अनाउंस हुए। तो कोई भी बाप जो होगा जिसका बेटा इतनी अच्छी उपलब्धियां कर रहा हो, उसको उसमें गर्व होता है। और आज उनका परिचय मेरे बेटे होने के कारण ही होता है, मेरा परिचय कई जगह अनुराग जी का पिता होने के कारण होता है। अभी हाल ही में ज़िला परिषद के चुनाव हुए सर जी। 2 बहुत ही सरप्राइजिंग रिजल्ट्स आए। एक तो सर कुल्लू में आपकी 14 में से 8 सीटें आई, और फिर भी क्या तोड़ जोड़ हुआ वहाँ पे, क्या ऐसा मतलब अंदरूनी खाते क्या ऐसी सेटिंग हुई कि जिला परिषद फिर भी आपकी नहीं बन पाई वहाँ पे सर? नहीं, जिला परिषद कुल्लू की जो अध्यक्षा है वो हमारी पार्टी की है। आपकी पार्टी की तो अवश्य है सर, लेकिन उन्होंने जो अभी रिसेंटली कांग्रेस के साथ कुछ साठगांठ करके किया है। नहीं, कोई साठगांठ नहीं की। उन्होंने स्पष्ट तौर पे बयान दिया, लिखित बयान दिया प्रेस में, मेरे को मिले तब भी उन्होंने स्पष्टीकरण दिया कि मैंने किसी को वोट नहीं दिया, मेरे को लोगों ने वोट दिया, इसमें तो कोई बुराई नहीं है। तो कुल्लू में हमारा ही अध्यक्ष पद हमें मिला। कुल्लू में आपके, कांगड़ा में तो आप ही जीत गए सर, पूरी सरकारी मशीनरी आपके विरुद्ध लगी थी, लेकिन कांगड़ा में तो आपने चमत्कार कर दिया सर। लेकिन कुल्लू में अभी भी एक कशमकश चला हुआ है कि वहाँ पे उन्हें पीछे प्रलोभन दिए जा रहे हैं और काफ़ी उन्हें डाइवर्ट किया जा रहा है उससे। नहीं, पर अब वो बन गई है अध्यक्ष, उनको प्रलोभन कांग्रेस जितने मर्जी देती रहे। अध्यक्ष बनने के बाद वो शिमला गई, मेरे पास आई। तो वो भाजपा की ही हैं सर? वो भाजपा की हैं, भाजपा का उन्होंने डिक्लेयर किया है। ठीक है सर। और कांगड़ा में आपको पता ही, जैसे आपने कहा, पूरी ताकत लगाई कांगड़ा में तो सर उसके बावजूद वाकई में चमत्कार किया सर। पूरी गवर्नमेंट मशीनरी आपके विरुद्ध लगी थी, लेकिन तब भी आपने वहाँ पे अपना वर्चस्व। केवल गवर्नमेंट मशीनरी नहीं, एक बहुत बड़ी अमेंडमेंट कि महिला के लिए अध्यक्ष पद रिजर्व था, तो वहाँ पर एक कर दिया कि केवल जनरल कास्ट की महिला ही लड़ सकती है। ये पहली बार हुआ है, ऐसा पहले नहीं होता था। ताकि हमारी जो ओबीसी की कैंडिडेट थी वो ना बन सके, उसको रोकने के लिए। और उन्होंने सोचा इनके पास दूसरी कैंडिडेट नहीं होगी, तो हमने फिर दूसरी कैंडिडेट दी और वो भी जीत गई। भारतीय जनता पार्टी हिमाचल में महत्वाकांक्षाएं जाग रही हैं काफ़ी लोगों की। आपके कद तक कोई पहुंच तो नहीं पा रहा है, लेकिन फिर भी समय समय बाद कई नाम उठ जाते हैं। शांता जी का तो सर एक्सेप्टेबिलिटी हमें पार्टी में भी उतनी नहीं दिखाई देती है कंपैरेटिवली टू अर्लियर। हालांकि वो स्वच्छ छवि के माने जाते हैं, लेकिन फिर भी उनकी एक एक्सेप्टेबिलिटी आपकी पार्टी में उस लेवल तक रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती है, और वो पार्टी के विरुद्ध कई बार सर लापरवाह बयान भी कर जाते हैं शांता जी। लेकिन नड्डा साहब को लेके पीछे काफ़ी कशमकश चल रही थी और काफ़ी बातें भी हुई, काफ़ी स्पेकुलेशंस लगाई गई। लेकिन हाल ही में हमने सुना है कि यू हैव फाइनली ओवरटेकन नड्डा जी इन फुल टाइम। तो क्या आने वाले हिमाचल के चुनाव में जब भाजपा उतरेगी मैदान में, तो वो आपकी अध्यक्षता में उतरेगी सर, और ये सारे के सारे जो महत्वाकांक्षी आपकी पार्टी के नेता हैं, ये क्या सारे शांत हो चुके हैं सर? पहले तो मैं राजनीति में महत्वाकांक्षा को कोई बुराई नहीं मानता। मैं मानता हूँ कि जो भी राजनीति में है उसको महत्वाकांक्षा रखनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। और मैं किसी को अपना विरोधी या प्रतिद्वंदी भी नहीं मानता। पार्टी का इतिहास निकाल के देख लें, मैंने आज तक कभी टिकट नहीं मांगा। मैं 84 में जब कोई पार्लियामेंट का चुनाव लड़ने को तैयार नहीं था इंदिरा जी के हत्या के बाद, तब मुझे कहा गया, मैं चुनाव लड़ा। जब मैं पार्लियामेंट के लिए इलेक्ट 2 बार हो गया, तब तीसरी बार कहा कि आप विधानसभा लड़ेंगे, तो मैं विधानसभा लड़ा और कहा कि विपक्ष में रहना पड़ेगा, लेकिन संयोग से सरकार ही बन गई 98 में। 2007 में मैं नेता प्रतिपक्ष था और स्पष्ट था 6 महीने में विधानसभा का चुनाव होने वाला है।
तो मुझे अचानक पार्लियामेंट्री बोर्ड में कहा गया कि अटल जी के माध्यम से कि आपको लड़ना है। तो मैंने वो भी चुनौती स्वीकार की। जब मैं लोकसभा का बाई इलेक्शन जीत गया तो उसके बाद मुझे कहा गया नवंबर 2007 में कि अब आपको विधानसभा लड़ने वहाँ लीड करना है। तो मैंने वो भी लड़ा। तो मैं पार्टी का एक सिपाही होने के नाते जो दायित्व तो पार्टी देती है वो पूरा करता हूँ। इसमें मेरी कोई चॉइस नहीं होती। अब भी जो पार्टी की चॉइस होगी वही मेरी चॉइस होगी। मैं पार्टी के साथ हूँ, पार्टी का वफादार एक कार्यकर्ता हूँ और मैं मानता हूँ कि पार्टी ने जितना कुछ दिया, आप मेरा गांव देख रहे हैं, इस गांव से उठकर इतने बड़े पोस्ट तक पहुँचाना, ये सब मेरी पार्टी के कारण हुआ है, विचारधारा के कारण हुआ है। मैं उनका धन्यवादी हूँ। जो मिला है वो बहुत मिला है। जैसा भी पार्टी का आदेश होगा वैसा करेंगे। सर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS जी हाल ही में बहुत ज़्यादा प्रचलित हुआ है। कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स दी गई हैं RSS के बारे में। तो जितने भी जिज्ञासु थे हमारे नवयुवक, तो काफ़ी लोगों को भ्रमित किया जा रहा था RSS के बारे में। तो इन्फॉर्मेशन एज है सर, टेक्नोलॉजिकल ऐप्स हैं, सबके पास स्मार्टफोन्स हैं, तो युवकों ने जाके RSS के बारे में एक्चुअली जाना। हमने भी पढ़ा सर। तो हमें भी RSS के बारे में, क्योंकि न्यूज़ में तो एक बार प्रोजेक्ट कर देते हैं या थोड़ा दिखा देते हैं, तो काफ़ी लोग डिटेल में नहीं जाते। तो जाके पता लगा कि RSS तो एक पैट्रियोटिक ऑर्गेनाइजेशन है जो राष्ट्रभक्ति सिखाती है, डिसिप्लिन सिखाती है, मानव कल्याण सिखाती है। लेकिन हाल ही में संघ की इमेज को ख़राब करने के लिए कुछ ऐसी अराजकता पैदा करने वाली ताकतें हैं, कुछ ऐसी डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की प्रयास किए गए हैं। तो किस प्रकार से सर ये संघ की जो एक पॉजिटिव आइडियोलॉजी है, इसको जो कट्टरवाद संगठन के रूप में दिखाया जा रहा है, आप किस प्रकार से संघ के माध्यम से लोगों को मैसेज देना चाहेंगे कि संघ एक्चुअली में है क्या? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विश्व का सबसे बड़ी वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है। एक ऐसा संगठन जो सेवा में विश्वास करता है और प्रचार में कम विश्वास करता है। जहाँ जाति पाति का भेद नहीं है, हर कोई भारतवासी है। और मैं तो 1990 में IPU की कॉन्फ्रेंस में मेंबर पार्लियामेंट के तौर पे गया था। तो लैटिन अमेरिका में जिन कंट्रीज़ में हमारी एम्बेसी भी नहीं है, वहाँ भी RSS का काम था। तो इतनी बड़ी संस्था जब हो तो उसके विरोधी, उससे भय खाने वाले लोग, जो राष्ट्रवादी शक्तियां हैं, वो संघ को में विश्वास करती हैं, उसका समर्थन करती हैं। राष्ट्र विरोधी लोग जिनकी प्रेरणा देश से बाहर से आती है, वो निश्चित तौर पे परेशान होते हैं। जो देश की एकता और अखंडता को ख़त्म करना चाहते हैं, उसमें गड़बड़ करना चाहते हैं, वो नेचुरली विरोध करेंगे। लेकिन संघ को तो अपना काम निश्चित तौर पे देश सेवा का करना है और समाज को संगठित करके भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए प्रयास करना है, विश्व की सबसे बड़ी शक्ति बने। संघ उस दृष्टि से काम कर रहा है। कहीं भी जब आपदा आती है, हरियाणा में एक प्लेन क्रैश हुआ था कई वर्ष पहले, सबसे पहले गवर्नमेंट के लोगों से पहले भी संघ के स्वयंसेवक वहाँ सेवा के लिए, सहायता के लिए पहुँचे। कश्मीर में फ्लड आ जाए तो भी संघ के स्वयंसेवक वहाँ होते हैं। कहीं भूचाल आ जाए तो स्वयंसेवक वहाँ होते हैं। कहीं भी मानव समाज पर कोई संकट आता है तो सबसे पहले सहायता देने के लिए, सेवा करने के लिए संघ के लोग जाते हैं। और जब इस तरह से लोकप्रिय हो रहा हो, इतना शक्तिशाली हो रहा हो, दुनिया का सबसे बड़ा संगठन बन गया हो, तो स्वाभाविक है कुछ आवाज़ें तो खिलाफ चलेगी ही। लेकिन उनकी परवाह किए बगैर भी संघ आगे बढ़ेगा, बढ़ता रहेगा और अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा। सर, लेकिन एक बहुत सीरियस इशू भी है इसमें। संघ का और बीजेपी के कुछ ऐसे लीडर हैं, कुछ ऐसे बड़बोले नेता हैं जो हर थोड़े थोड़े समय बाद कुछ ना कुछ आपत्तिजनक बयान देते रहते हैं, बहुत कंट्रोवर्शियल हेट स्पीचेस देते रहते हैं। और नाम तो नहीं लेना चाहूँगा सर, क्योंकि ये पब्लिक डोमेन में पीछे अनुपम खेर जी ने भी बखान किया। तो ये जो भीतरघात है सर भाजपा में, और ये जो बड़बोले नेता हैं, ये आपकी पार्टी के परिश्रम को तो विफल करने का प्रयास कर ही रहे हैं, चाहे जाने जाने में कर रहे हैं। कैसे पार्टी अपनी गुड गवर्नेंस के एजेंडा से जो अच्छे कार्य हो रहे हैं उसके ऊपर भी पानी फेरने का काम जो हो रहा है, पार्टी कैसे अपना बचाव करेगी सर? निश्चित तौर पे कुछ आवाज़ें इस तरह की उठती हैं, लेकिन उनसे विचलित नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी राय रखने का अधिकार है और जरूरी नहीं उसकी राय हमेशा ही राष्ट्रवाद के पक्ष में हो
जो हम सोचते हैं वैसी ही उसकी हो। तो विचार की विविधता के लिए तो भारतवर्ष हमेशा मशहूर रहा है। यहाँ ऐसे ऋषि मुनि भी हुए जिनको जो भगवान को ही नकारते थे, भगवान है ही नहीं, हमने उनको भी महर्षि कहा, उनको भी संत की पदवी दी। जिन्होंने हिंदू धर्म की गलतियों को मानकर और अपना नया धर्म चलाया, हमने उनको भी महात्मा कहा। तो कुछ लोग ऐसी बातें करते हैं और कहीं ना कहीं उनको संयम बरतना चाहिए। अगर वो संयम बरतें तो जो आप बात कर रहे हैं कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अच्छा रहेगा, उसमें तेज़ी आएगी। कई बार जब इस तरह विवादित बयान आ जाते हैं, विवादित कुछ टिप्पणियां हो जाती हैं विवादित सी, तो निश्चित तौर पे थोड़ी गड़बड़ होती है। थोड़ी देर के लिए जो विरोधी हैं उनको मौका मिलता है कि देखो तुम्हारे लोगों ने कह दिया। तो हमें स्वयं अपने व्यवहार में एक ऐसी दक्षता लानी होगी, ऐसी स्पष्टता लानी होगी कि हम जो कहें वो हमारे कर्म के अनुसार ही हो और जो हम कहें वो करें भी। और केवल मात्र पब्लिसिटी के लिए कुछ स्टेटमेंट देने का कोई औचित्य नहीं होता। और विवाद वाला कोई बयान देकर तो हम अपने लिए भी समस्या खड़ी करते हैं और संगठन के लिए भी करते हैं। सर, लेकिन पार्टी आपकी जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है, जो संगठन है, बीजेपी की कार्यकारिणी है, जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में बैठे हुए हैं सर, जो डिसीजन लेने के लिए पर्याप्त हैं, वो इनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेते? मैं मानता हूं कि पार्टी का हाईकमांड जो आपने बात कही उचित समय पे उचित बात करेगा, करता है। कुछ लोगों को समझाया भी गया है और जब उचित समझेगा पार्टी हाईकमांड तब ऐसा करेगा। अगर मैं पार्टी हाईकमांड को एडवाइस करना शुरू कर दूंगा तो मैं समझता हूँ मैं भी अनाधिकार चेष्टा कर रहा हूँगा, मैं भी उसी जाल में फंस रहा हूँगा जिसमें अन्य लोग फंस रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि जब उचित समय होगा, उचित समय पर संबंधित व्यक्ति को बुलाकर समझाकर या जो भी कार्रवाई करनी होगी हमारा हाईकमांड निश्चित तौर पे करेगा। सर, सरकार में विपक्ष एक बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। तो आपके हिसाब से, आप विपक्ष के नेता हैं, हिमाचल सरकार में वीरभद्र जी आरोप लगाते हैं कि बहुत नकारात्मक राजनीति हो रही है। तो आपके हिसाब से आप सकारात्मक रोल प्ले कर रहे हैं कि नकारात्मक रोल प्ले कर रहे हैं? और अगर सकारात्मक कर रहे हैं तो किस प्रकार से कर रहे हैं? यदि सत्ता में बैठे लोग पक्ष की प्रशंसा शुरू कर दें तो समझ लीजिए विपक्ष जो है वो गड़बड़ कर रहा है, वो अपने रास्ते से भटक गया है। अगर सत्तारूढ़ लोग विचलित हो, नकारात्मक कहें, आलोचना करें तो मान लीजिए कि विपक्ष अपनी भूमिका सही निभा रहा है। हम उनकी हर बुराई को एक्सपोज कर रहे हैं, जो पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ गवर्नमेंट काम कर रही है उसको एक्सपोज कर रहे हैं, जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसको एक्सपोज कर रहे हैं, जो जन समस्या उनको लेकर हम आंदोलन कर रहे हैं, उन बातों को विधानसभा में उठा रहे हैं, हर महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, उनकी नाकामियों को खूब एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे वो परेशान हैं, इसलिए कहते हैं नकारात्मक हैं, कोई ठीक भूमिका नहीं निभा रहे। उनको पूछो तुम्हारे दिल्ली में क्या हो रहा है, अन्य प्रदेशों में क्या हो रहा है जहाँ कांग्रेस विपक्ष में है। इसलिए निश्चित तौर पर हमें लगता है कि हम सही मार्ग पर हैं, इनको सही एक्सपोज कर रहे हैं, इसलिए ही ये विचलित होकर ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं कि ये सकारात्मक नहीं है, नकारात्मक भूमिका हो रही है। हम सकारात्मक काम कर रहे हैं। विपक्ष का काम ही ये होता है कि वो चौकीदार की तरह काम करे, प्रदेश हित में, जनहित में काम मुद्दे उठाए, वो हम उठा रहे हैं। सर, कांग्रेस ने रिटायर्ड अधिकारियों की एक फौज को रीइंस्टेट किया है और साथ ही साथ इस सरकार के ऊपर काफ़ी आरोप लग रहे हैं, आपके द्वारा भी लगे हैं सर, कि डायरेक्टर्स, वाइस चेयरमैन, चेयरमैनों की मंत्रियों का, उनका वर्चस्व जो है मंत्रियों से ज़्यादा है। मंत्री जो हैं वो छोटी मोटी ट्रांसफ़र कराने में भी सक्षम नहीं है और जो करीबी नेतागण हैं और जो रिटायर्ड ब्रिगेड है उनका वर्चस्व भी है, उनकी चल भी रही है और राजनीति में मंत्रियों से ज़्यादा उनकी से है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? मैं मानता हूँ कि जिन लोगों को पब्लिक ने रिजेक्ट कर दिया हो उनको अति महत्वपूर्ण पदों पर बैठाना और उनकी बात को ही मानना और चुने हुए लोगों को इग्नोर करना गलत परंपरा है, लोकतंत्र के खिलाफ है, लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है। इसलिए जो मंत्री हैं, जो विधायक हैं, इनके उनको महत्व मिलना चाहिए। और विधायक मंत्री तो
सत्तारूढ़ दल के भी होते हैं, लेकिन विधायक केवल और मात्र सत्तारूढ़ दल के नहीं, विपक्ष के भी होते हैं। तो चुने हुए प्रतिनिधि विपक्ष के हों तो वो भी वैसे ही चुने हुए, जैसे मुख्यमंत्री एमएलए है वैसे ही विपक्ष के लोग एमएलए हैं, उनको भी महत्व मिलना चाहिए। तो सर हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि अगर आपकी सरकार बने तो आपकी सरकार में ऐसा कुछ नहीं होगा, लोगों को पॉलिटिक्स और फेवरेटिज्म करके उनको